ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाते हैं। कोरल ड्रा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बहुत आसान इंटरफेस फराहम करता है और नए यूज़र भी इसको बहुत आसानी से इस्तेमाल कर लेते हैं। कोरल ड्रा की मुख्तलिफ वर्जन्स हैं। कोरल ड्रा 9 एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कोई भी शख्स चंद दिनों में सीख कर उसके अंदर ग्राफिक डिज़ाइनिंग, प्रिंटिंग, प्रेस प्रिंटिंग और ऑनलाइन ग्राफिक्स का काम कर सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, कोरल ड्रा खोलने के बाद आपको वेलकम डायलॉग बॉक्स नज़र आता है। वेलकम डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको 6 ऑप्शंस मिलते हैं, जैसा कि न्यू ग्राफिक, ओपन लास्ट एडिटेड, ओपन ग्राफिक और टेम्पलेट, कोरल ट्यूटर, व्हाट्स न्यू। नई फाइल खोलने के लिए आप न्यू ग्राफिक पर क्लिक कर देंगे। पहले से किसी फाइल में जिसमें आप काम कर रहे हैं या काम कर रहे थे उसके लिए अगर आप उसको खोलना चाहते हैं तो ओपन लास्ट एडिटेड करेंगे, और अगर कोई और फाइल जो कि किसी और जगह ड्राइव में मौजूद है उसको खोलना चाहते हैं तो ओपन ग्राफिक करेंगे। हम न्यू ग्राफिक में काम कर रहे हैं, नई ब्लैंक फाइल बना रहे हैं, इसलिए हम न्यू ब्लैंक फाइल पे क्लिक कर देंगे। कोरल ड्रा की GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बहुत सादा और सिंपल है। दूसरे तमाम ग्राफिक डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर्स की तरह इसके अंदर भी टूल बॉक्स, टाइटल बार, मेन्यू बार्स, बाकी कुछ रिबन्स और चंद सिंपल और ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली कमांड्स आपको सामने नज़र आएंगी। राइट साइड यानी दाएं साइड पे आपको कलर्स और चंद दूसरे ऑप्शंस कलर पैलेट के नज़र आएंगे। अगर आप इसको देखें तो आप महसूस करेंगे कि बहुत सारी इसमें चीज़ें जो हैं वो सामने ही रख दी गई हैं। अब आपने जिस किस्म का भी काम करना हो उसके मुताबिक आप इसमें काम कर सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर जैसे इलस्ट्रेटर वगैरह भी इस्तेमाल किए जाते हैं, पर बहुत सारी जगहों पे कोरल ड्रा का इस्तेमाल भी अभी तक बड़ा ज़्यादा किया जाता है। कोरल ड्रा की और भी बहुत सारी वर्जन्स अब मार्केट में अवेलेबल हैं। कोरल ड्रा में जब आप फाइल मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो आपको इसके अंदर फाइल से रिलेटेड मुख्तलिफ कमांड्स नज़र आएंगी। आप किसी भी चीज़ को जब बगौर देखते हैं तो आपको महसूस होगा कि उसकी कमांड के नाम के अंदर ही आपको बहुत सारी तफसील मिल जाती है। जैसा कि न्यू फाइल नई फाइल खोलने के लिए, ओपन जो है वो किसी और फाइल में जो ऑलरेडी बनी हुई है उसको खोलने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि ये ओपन फाइल के लिए अब जहाँ पे फाइल्स पड़ी हैं वो खुल गया है। इसकी तरह आप और कुछ कमांड जो हैं, अगर इस फाइल को आप क्लोज़ करना चाहते हैं तो आप क्लोज़ कर सकते हैं। एक्वायर इमेज इस्तेमाल होता है अगर आपने स्कैनर लगाया हुआ है और आप स्कैन करके कोई इमेज लाना चाहते हैं तो आप इसमें एक्वायर का बटन दबा के डायरेक्ट स्कैनर से स्कैन हुआ प्रिंट या तस्वीर या किसी भी चीज़ का स्कैन जो है कॉपी वो यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। डिजिटल कैमरा के ज़रिए भी आप किसी भी तस्वीर या किसी भी और जो भी आपका ग्राफिक की चीज़ें हैं या वीडियो है उसको यहाँ पे इमेज के ज़रिए यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट के अंदर डायरेक्ट भी आप किसी भी फ़ाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी फ़ाइल जहाँ पे मौजूद है आप उसको पाथ उसका बताएं और वो उसके बाद आप उसको क्लिक करके अपनी फ़ाइल के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे एक फ़ाइल कप के नाम से पड़ी है, हमने इसको क्लिक किया तो यहाँ पे ये फ़ाइल हमारी बाहर से यहाँ पे आ गई है। अब इसके बाद आप देखें, फ़ाइल में इंपोर्ट करने के बाद एक्सपोर्ट है, प्रिंट है और कुछ दीगर चीज़ें हैं। इसके बाद नीचे आपको कुछ रीसेंट फाइल्स जिनमें पहले काम हुआ है वो भी नज़र आएंगी। अगर आप गौर करें तो आपको जो फाइल भी आप खोलते हैं उसके अंदर आपको ये चीज़ें पहले से मालूम होनी चाहिए कि आप ऑफलाइन ग्राफिक्स में काम करना चाह रहे हैं या ऑनलाइन ग्राफिक्स में। अगर आप ऑनलाइन ग्राफिक्स पे काम कर रहे हैं तो इसके लिए आपको एक्सपोर्ट इस एक्सटेंशन फाइल की दूसरी रखनी पड़ेगी, जबकि अगर आप ऐसी जगह पे इसको काम करना चाह रहे हैं जिसका मकसद इसको प्रिंट करना है तो आप इसको प्रिंटिंग के मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये फ़ाइल जो हमने बनाई है इसमें हम अगर चाहते हैं कि किसी का प्रिंटिंग का ऑर्डर है और हम चाहते हैं कि इसको हम प्रिंट करके दें तो इसके ऊपर मुख्तलिफ हम चीज़ें अप्लाई करेंगे ताकि ये प्रिंटिंग के लिए तैयार हो सके। अब अगर आप देखें तो इसमें टूल बॉक्स में फ़ाइल मेन्यू के बाद आपको टूल बॉक्स में पिक टूल नज़र आता है, शेप टूल नज़र आता है,
ये मूव या पेन टूल बोलते हैं इसको, ये कनेक्टर या लाइन टूल भी बोलते हैं। आगे कुछ शेप्स हैं, उसके बाद टेक्स्ट टूल है, और फिर उसके बाद शैडो, ट्रांसपेरेंसी, पिक टूल, आउटलाइन टूल और फिल टूल है। इनमें से तमाम चीज़ों का इस्तेमाल डिज़ाइनिंग के अंदर होता है। अगर हम चाहते हैं कि हमने किसी भी ग्राफिक को आगे या पीछे मूव करना है तो सबसे ज़्यादा जो टूल इस्तेमाल होता है वो पिक टूल होता है। इसी की मदद से हम किसी भी चीज़ को या किसी भी अपने वर्किंग एरिया को डिफ़ाइन करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और आगे पीछे मूव करते हैं। इसका तरीका ऐसा है कि आप इसको क्लिक करेंगे, कंट्रोल स्पेस इसकी शॉर्टकट की है, इसको हाईलाइट करेंगे, या हाईलाइट अगर ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स नहीं हैं तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे तो इसका आपको एंकरिंग पॉइंट्स नज़र आएंगे, 6 एंकरिंग पॉइंट्स नज़र आएंगे या 8 एंकरिंग पॉइंट्स नज़र आएंगे। इन एंकरिंग पॉइंट्स की मदद से आप किसी भी चीज़ को यहीं पे सामने बड़ा भी कर सकते हैं, आप इसको छोटा भी कर सकते हैं। और इधर अगर आप गौर करें तो इन जगहों पे जाके भी आप इसको अपनी मर्ज़ी का साइज़ दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने इसको 6x6 का अगर साइज़ देना है तो मैं इसको 6x6 करके इंटर जब करूँगा तो इसका साइज़ 6 इंचेस और 6 इंचेस में आएगा। आप इसको अपनी मर्ज़ी से इंचेस और बाकी मेजरमेंट की जो यूनिट्स हैं उनको भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपको शेप टूल नज़र आएगा। शेप टूल का मकसद किसी भी ग्राफिक को अगर आप तब्दील करना चाहें तो ये मुख्तलिफ़ शेप्स के ऊपर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से काम करेगा। क्योंकि ये एक इमेज वाली फ़ाइल है इसलिए इसके ऊपर शेप टूल काम इस अंदाज से करेगा कि अगर आप इसकी शेप या क्रॉप करना चाहते हैं या इसको बड़ा छोटा करना चाहते हैं तो ये क्रॉपिंग भी करेगा। कंट्रोल Z की मदद से आप इसको अनडू भी कर सकते हैं जो भी आपने काम किया है। इसके बाद आप अगर चाहते हैं कि शेप टूल से आप मखसूस हिस्से को गायब कर दें तो वो भी आप गायब कर सकते हैं। इसी शेप टूल को आप किसी और शेप को बनाने के दौरान भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन मैंने एक स्क्वायर शेप बनाई, इस स्क्वायर शेप के हम एजेस ख़त्म करना चाहते हैं या कोने ख़त्म करना चाहते हैं तो हम शेप टूल पर क्लिक करेंगे। शेप टूल के कुछ और ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। हम नंबर 1 की जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करेंगे और जब हम इसको अब इस शेप पे अप्लाई करेंगे तो आप देखें कि इसके एजेस जो हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। आप जितना इसको आगे पीछे ले जाएंगे उसी तरह शेप चेंज होगी। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसी शेप के अंदर ये लिखूँ कि कैफेटेरिया है ये, अब इस शेप टूल को मैं इसके ऊपर दोबारा इस्तेमाल करके अपनी असल हालत में भी ला सकता हूँ। कंट्रोल दबा के रखेंगे तो वो आपकी लाइंस सीधी रहेंगी। इस शेप टूल को आप जहाँ चाहें मुख्तलिफ़ ग्राफिक्स पर इस्तेमाल मुख्तलिफ़ अंदाज से कर सकते हैं। ये शेप टूल आप जैसे चाहें अंदर वाली साइड से अगर सर्कल पे करेंगे तो इस तरह की शेप बनेगी, और अगर आप इसको कंट्रोल Z करें यानी अनडू करें और बाहर वाली साइड से अंदर वाली साइड से यूँ शेप बनेगी, और अगर आप बाहर वाली साइड से इसको चाहते हैं कि अंदर फिल ना आए और सिर्फ आउटलाइन ड्रा हो तो इस तरह बनेगी। तो आप अंदर से जब फिल करेंगे और इसको कोई कलर देंगे तो आपको इस तरह नज़र आएगा, और जब आप सिर्फ आउटलाइन चाहते हैं शेप टूल इसको जब बाहर से आप क्लिक करेंगे तो आपको सिर्फ आउटर शेप नज़र आएगी। अगर आप आउटलाइन का कलर भी चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप राइट क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। अब इसका कलर चेंज हो गया है, पर अगर आप इसको करीब से देखना चाहते हैं या जूम करना चाहते हैं ताकि जिस हिस्से में आप काम कर रहे हैं उसको आप गौर से देख सकें तो आप ये टूल F2 क्लिक कर दें, या इसको क्लिक करके जब आप छोड़ेंगे हाईलाइट करके तो ये हिस्सा आपको पूरा जूम में नज़र आएगा। इसके बाद एक आउटलाइन टूल भी है नीचे। अगर आप चाहते हैं जिस ग्राफिक में आप कर रहे हैं उसकी आउटलाइन मोटी हो जाए तो आप इसको यहाँ पे किसी भी ऑलरेडी जो पॉइंट्स अवेलेबल हैं, जो मुख्तलिफ़ साइज़ अवेलेबल हैं, उन पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप अपनी मर्ज़ी से इसको आउटलाइन देना चाहते हैं तो आप क्लिक करके इसके अंदर 8 को और मोटा, मिसाल के तौर पे 12 या 14 या कोई भी और साइज़ दे सकते हैं। ये देखें 14 से और मोटा हो गया है ये आउटलाइन इसकी। इसके बाद आपने एरो टूल को दोबारा क्लिक करके आप इसको कहीं भी मूव भी कर सकते हैं।
अब आप देखें कि अगर हमने इसको दोबारा जूम आउट करना है, नॉर्मल साइज़ पे लेके आना है, तो आप F3 क्लिक करेंगे, इससे ये जूम आउट हो जाएगा। और अगर आपको शॉर्टकट की याद ना रहे तो आप इसमें जाके दोबारा क्लिक करें और राइट क्लिक करने से ये जूम आउट होगा और लेफ़्ट क्लिक करने से ये जूम इन होगा। इसमें अगर आप गौर करें तो ये जूम के बाद जो ऑप्शन है वो लाइन वाला ऑप्शन है। आप किसी भी लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इस लाइन को यहाँ ड्रॉ करना चाहता हूँ। ये लाइन ड्रॉ हो गई, इसको हम आउटलाइन देते हैं। ये हमने इसको आउटलाइन दे दी। आउटलाइन में आप कुछ और ऑप्शंस भी यूज़ कर सकते हैं। मसलन मैं एरो बनाना चाहता हूँ तो मैं इस पे इसको क्लिक करूँगा और आप देखेंगे कि एक साइड पे इसको एरो का निशान बन जाएगा। मुख्तलिफ एरो ऑप्शंस हैं, आप क्लिक करके जब ओके करेंगे तो ये इसकी एरो बन गई है। अब इसको आप शेप टूल की मदद से या एरो टूल की मदद से इसको बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं। अगर आप किसी भी शेप को या ऑब्जेक्ट को नहीं रखना चाहते या उसकी ज़रूरत नहीं है तो आप उसको डिलीट दबा के डायरेक्ट भी ख़त्म कर सकते हैं और एडिट में जाके भी उसको कट करके ख़त्म कर सकते हैं या डिलीट पे जाकर ख़त्म कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ज़्यादा जगहों पे ले जाना चाहते हैं या उसी जैसे ऑब्जेक्ट की हमें कहीं और ज़रूरत है या उसको फिल देना है, हमने फिल दिया है, मैंने सिर्फ क्लिक करके इसको मैंने फिल दिया है। अब मैं आपको बता रहा था कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमने किसी भी ग्राफिक की और कॉपी चाहिए हमें या हमने इसको मूव करना है, कहीं और उसी जैसा ऑब्जेक्ट ले जाना है, तो हम एडिट में जाके इसको कॉपी करके दोबारा जब पेस्ट करेंगे तो उसी की एक कॉपी उसी के ऊपर आ जाएगी। जिस तरह मैं इसको हटाऊंगा तो आप देखें कि नीचे भी ये कॉपी आ चुकी है। अब इसकी मदद से आप दोबारा इसको फिल इसका कोई चेंज भी कर सकते हैं। और अगर आप शेडो इफेक्ट देना चाहते हैं तो आप इसको ब्लैक करके इसके नीचे भी ले जा सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जेक्ट्स जब एक दूसरे के ऊपर आ जाएं और अगर आप चाहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट नीचे चला जाए और कोई ऑब्जेक्ट ऊपर आ जाए तो आप एक की शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं जिसको हम शिफ्ट पेज डाउन करके किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के नीचे भेज सकते हैं और कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसको शिफ्ट पेज अप करके ऊपर ला सकते हैं। तो शिफ्ट पेज डाउन करके आप इसको नीचे भेज सकते हैं। इससे एक शेडो का डिज़ाइन भी आप इस तरह बना सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो आपको एक और टेबल नुमा शेप नज़र आएगी। इसकी मदद से आप कोई टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से आप उनकी अगर क्वांटिटी चेंज करना चाहते हैं और आप अपनी कॉलम्स जो हैं वो कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मसलन मैंने 8 कॉलम कहा तो अगला कॉलम में 8 बन रहे हैं। तो आप कॉलम और रोज़ की तादाद यहाँ पे देखकर कोई भी टेबल जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। पर कोरल ड्रा में आप टेबल की एडिटिंग बॉक्सेस की नहीं कर सकते। आप उसको अलग-अलग तो कर सकते हैं पर उसको आप अमेंड नहीं कर सकते। उसको अनग्रुप करके आप उसको अलग अलग करके एडिटिंग कर सकते हैं। सेल्स को ख़त्म या बढ़ा सकते हैं। ग्रुप और अनग्रुप क्या होता है, जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट जिनको आप समझते हैं कि साथ साथ रहना है और फाइल में किसी चीज़ को उठाते हुए वो दूसरी को भी साथ साथ ना ले जाना पड़े हमें और आप चाहते हैं कि उन्होंने साथ साथ ही रहना है तो हमें बारी बारी सबको मूव ना करना पड़े, तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि जिन ऑब्जेक्ट्स ने इकट्ठा रहना होता है आप उन दोनों को सेलेक्ट करके ग्रुप कह देते हैं। जब आप उसको ग्रुप कर देते हैं तो आप उनको जब भी मूव करेंगे वो जहाँ भी जाएंगे इकट्ठे जाएंगे। पर जब आप चाहें कि नहीं हमने उनको अलहदा कहीं मूव करना है और हम उनको अब इकट्ठा नहीं रखना चाहते तो आप उसको क्लिक करके जब अनग्रुप कहेंगे तो वो अलहदा ही मूव होंगे। इसकी मदद से आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा कहीं भी 2 या 4 या 10 जितने ऑब्जेक्ट्स उन तमाम को ग्रुप कर सकते हैं। इसको ग्रुप करने के बाद आप कहीं भी इकट्ठा मूव कर सकते हैं। इस टूल बॉक्स में अगर आप देखें तो आपको इस टेबल के बाद एक टेक्स्ट टूल नज़र आएगा जो लिखाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। मसलन अगर मैं यहाँ पे कैफ़े लिख दूँ और इसका फ़ॉन्ट मैं बड़ा करना चाहूँ
तो आप यहाँ से भी फ़ॉन्ट इसका चेंज कर सकते हैं, और अगर मज़ीद बड़ा करना चाहें तो आप यहाँ से भी इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। F4 क्लिक करके आप तमाम पेज, जितने एरिया में आप काम कर रहे हैं, चाहे वो पेज से बाहर भी हो, आप उस सब को तमाम वर्किंग एरिया को जूम इन कर सकते हैं F4 क्लिक करके, और F3 करके आप इसको जूम आउट कर सकते हैं। तो टेक्स्ट टूल में और भी कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। इसमें हमारे पास और बहुत सारे फ़ॉन्ट अवेलेबल हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो आपको कुछ मज़ीद चीज़ें नज़र आएंगी, जैसे कि इंटरैक्टिव फिल टूल है, ट्रांसपेरेंसी टूल है। अगर आप किसी चीज़ को ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद ट्रांसपेरेंसी टूल में भी आप अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को चाहते हैं कि उसका बैकग्राउंड में वो कोई चीज़ और नज़र आए तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इसने ट्रांसपेरेंसी से पिछला जो बैकग्राउंड वाली चीज़ें हैं वो नज़र आ रही हैं, जैसे कि ब्लैक बैकग्राउंड। क्योंकि ये ग्रुप हुआ है इसलिए दोनों चीज़ें जो हैं उन पे असर पड़ रहा है। अगर मैं इसको अनग्रुप कर दूं, कंट्रोल Z करके अनडू करूं, और इसके बाद मैं इसको अनग्रुप करके किसी एक ऑब्जेक्ट पे अगर ट्रांसपेरेंसी करूंगा तो आप देखिएगा नीचे वाले ऑब्जेक्ट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टूल है वो शैडो टूल है। अगर आप किसी भी चीज़ को शैडो देना चाहते हैं या ब्लेंड देना चाहते हैं या एक से ज़्यादा चीज़ों को पीछे तक मूव करना चाहते हैं, उन्हीं जैसी एक जैसी चीज़ें बन जाएं, तो उसके लिए आप इस टूल को इस्तेमाल करते हैं, ब्लेंड टूल को। और दो चीज़ों से जब आप उनको आपस में दूसरे की तरफ मूव करना चाहते हैं, इस्तेमाल करने के लिए होती हैं। इसके बाद आपको शैडो इफ़ेक्ट मिलता है। शैडो इफ़ेक्ट का मकसद किसी भी ऑब्जेक्ट को शैडो देना होता है। शैडो के ज़रिए आप किसी भी ऑब्जेक्ट को डेंस या लाइट शैडो या किसी भी कलर का शैडो दे सकते हैं। शैडो से चीज़ या जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो प्रोमिनेंट हो जाता है, और अगर आप महसूस करें कि उसको आपने ज़्यादा शैडो देना है या डार्क शैडो देना है तो वो भी आप यहाँ से उसकी क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं। तो इस टूल के अंदर आपको मुख्तलिफ़ टूल्स मिलेंगे, जैसा कि ब्लेंड टूल है, और इसके अलावा आप ये देखें एक टूल है जो पीछे तक चीज़ों को मूव करता है। बेसिकली शैडो भी एक ब्लेंड टूल की टाइप है, जिसमें उसी ऑब्जेक्ट जैसी चीज़ों को बैकग्राउंड में 80 टाइम्स जो है वो ले जाया जाता है, तो उससे शैडो इफेक्ट पैदा होता है। इसके बाद आप देखें ये पिक टूल होता है। किसी भी कलर को अगर आप पिक करना चाहते हैं तो वो कलर आपको इस साइड पे नज़र आ गया। देखें ये कलर है जो आपने पिक किया है यहाँ पे। और इसके बाद आप इसको अगर कलर की डिटेल लेना चाहें तो आप फिल टूल में भी जाके इसको चेक कर सकते हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो यहाँ वाला कलर जो है वो आएगा, ग्राफिक का कलर उसने नहीं पिक किया। और यहाँ पे मैं क्लिक करूं जो कोरल के अपने कलर्स हैं तो वो भी देखें आप यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। ब्लैक कलर पे क्लिक करूँगा तो ये ब्लैक हो गया। इसके बाद अगर आप आएँ पिक टूल के बाद, जिस टूल को भी आप पिक करेंगे, जब आप फिल टूल में जाएंगे तो वही कलर आप वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये कलर उसने बता दिया हमें कि आपका कलर जो यहाँ से आपने पिक किया था वो यहाँ पे ये कलर है, जिसमें CMY के जो है कलर्स का कितना हद तक कितना उसमें रोल है। CMY कलर और RGB कलर्स क्या होते हैं ये हमने अपने पिछले ट्यूटोरियल में अपने तमाम दोस्तों को, अहबाब को बताया है। आप ज़रूर उसको भी चेक करें और दोनों में फ़र्क ज़रूर देखें कि CMY के और RGB में क्या फ़र्क होता है। इसके बाद अगर आप देखें तो आपको टेक्सचर टूल और फिल टूल, ग्रेडियंट फिल या फाउंटेन फिल टूल नज़र आएंगे। इसका मकसद होता है कि अगर आप एक या एक से ज़ायद किस्म के फिल्स एक ऑब्जेक्ट को देना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं। जैसे अगर मैं चाहता हूं कि मैं इसको ग्रेडियंट टूल दूं या फाउंटेन टूल आप यूज़ कर सकते हैं। इस फिल के ज़रिए आप देखें दो कलर्स इसमें आ गए। और अगर आप कोई कलर चेंज करना चाहते हैं, मसलन ब्लैक और वाइट के अलावा कोई कलर लगाना चाहते हैं, तो आप कस्टम में जाके उसको चेंज भी कर सकते हैं। मसलन मैं ब्लू और रेड अगर लगाना चाहता हूँ तो मैं इसको
सिलेक्ट करके फिर इस साइड पे जो कलर लगाना है उसको सिलेक्ट करके जब ओके करूँगा तो वो ऊपर कलर देखें आप, दोनों कैफ़े के कलर चेंज हो गए। तो आउटलाइन टूल हमने पहले किया है, उसके अलावा हमने फिल टूल देखा है, और आप कुछ और टेक्सचर्स भी दे सकते हैं। ऑलरेडी कोरल ड्रा में कुछ टेक्सचर्स पड़े हैं, आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक ब्रिक्स बनाना चाहते हैं, डॉट कोई बनाना चाहते हैं, लाइक आप ब्रिक्स किस साइज़ की बनाना चाहते हैं उनकी आप साइज़ भी यहाँ पे दे सकते हैं। ओके करेंगे तो देखिए उसका एक इस किस्म का डिज़ाइन में चेंजिंग आ गई है। इसके अलावा आप कुछ और टेक्सचर्स भी इसमें तलाश कर सकते हैं, बड़े अच्छे पैटर्न्स हैं, अपने बना के पैटर्न्स भी आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, और आप किसी फिल को ख़त्म भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको क्लिक कर दूं तो इसमें जो फिल है, सॉरी मैंने सेलेक्ट नहीं किया, जब आप इसको क्लिक करके और इसको आप नो फिल कहते हैं तो कोई भी कलर भी उसमें नहीं रहेगा और वो खाली कलर हो जाएगा। ये जो नीचे ब्लैक कलर है, ये जो हमारा शेडो कलर था बेसिकली वो वाला है। अगर मैं इसको भी क्लिक करके नो फिल कह दूं तो ये भी, इसका कलर भी ख़त्म हो जाएगा। और कैफ़े का कलर इसलिए ख़त्म हो गया है क्योंकि हमने उसको वाइट कलर दिया हुआ था, तो ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर तो नज़र आ रहा था, ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर वाइट कलर, पर वो इसके ऊपर नज़र इसलिए नहीं आ रहा कि हमने जब वाइट कर दिया नीचे बैकग्राउंड को भी और टेक्स्ट कलर को भी, तो वो उसके ऊपर नज़र नहीं आ रहा है। तो अगर आप कंट्रोल Z करें और दोबारा उसको नोट करें तो आप इसको उसी तरह ही कोई 2 टेक्सचर्स या 3 दे सकते हैं। अब इसके बाद अगर आप देखें, हम क्योंकि अभी डिज़ाइन पर काम कर रहे हैं, एडिट टूल के अंदर हमें कॉपी और पेस्ट हमने किया है, उसके बाद हम अनडू और रीडू, आप सबको पता होगा कि जो काम हम गलती से कर बैठें अगर हम चाहते हैं वो हम नहीं करना चाहते तो हम कंट्रोल Z कर देते हैं, और अगर वो दोबारा करना हो तो हम उसको रीडू बोलते हैं और कंट्रोल शिफ्ट Z से वो दोबारा हम उसको कर सकते हैं। फाइंड एंड प्लेस में आप किसी भी चीज़ को, ऑब्जेक्ट को तलाश या टेक्स्ट को तलाश कर सकते हैं, अगर आपने ज़्यादा टेक्स्ट लिखा हुआ है। उसके बाद आप डुप्लीकेट किसी भी चीज़ की बना सकते हैं कंट्रोल D करके। कॉपी और पेस्ट का टाइम बचाने के लिए इसको डुप्लीकेट को भी यूज़ किया जाता है। इसके बाद इंसर्ट ऑब्जेक्ट, अगर आप चाहते हैं कि किसी बटन्स के अंदर आप काम करें, ज़्यादातर ये ऑप्शन इस्तेमाल नहीं होता, फॉर्म्स के अंदर ये इस्तेमाल होते हैं, ये जावास्क्रिप्ट में और एप्लेट में। इसके बाद आप प्रॉपर्टीज़ में आएँ तो किसी भी ऑब्जेक्ट की आप प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो भी आप चेक कर सकते हैं, उसकी मेजरमेंट, उसकी डायमेंशंस, उसकी आउटलाइन, उसकी पूरी डिटेल आप इसमें विद सेविंग टाइम बचाने के लिए आप इसमें चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप व्यू में आए, जैसा मैंने आपको व्यू के अंदर अगर आप देखें तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं उनका ताल्लुक देखने से, स्क्रीन को देखने से होता है। सिंपल वायर फ्रेम में अगर आप चाहते हैं कि आपको कलर्स में काम नहीं करना और आपको कलर्स डिस्टर्ब कर रहे हैं तो आप कुछ देर के लिए या जब आप काम करना चाह रहे हो तो कलर्स को आप ऑफ़ कर सकते हैं सिंपल वायर फ्रेम की यूज़ेस से। सिंपल वायर फ्रेम करने के बाद आप देखेंगे कि इसमें कलर्स तमाम ख़त्म हो जाएंगे। आप किसी भी ग्राफिक को कोई ऊपर अप एंड डाउन तो नहीं है या किसी के ऊपर ओवरले तो नहीं हो रहा, आप वायर फ्रेम करके चेक कर सकते हैं। कलर्स में मोस्टली ये होता है कि मसलन ये चीज़ नीचे चली गई, आप नॉर्मल जब करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि वो नज़र नहीं आ रही, बट जब आप वायर फ्रेम करते हैं और प्रिंटिंग वगैरह किसी चीज़ की होनी होती है तो आपको सिंपली वो नज़र आ जाएगी कि ये यहाँ पे मौजूद है, उसको आप डिलीट करके ख़त्म कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो इस्तेमाल होती हैं, और अगर आपने ऑनलाइन ग्राफिक्स पे काम करना है तो आप इन्हेंस्ड करेंगे तो कलर ज़्यादा बेहतर तौर पे आपको नज़र आएंगे। इसी तरह फुल स्क्रीन प्रीव्यू है। इसके अलावा आप इसमें देख सकते हैं व्यू पे क्लिक करके कि आपको कुछ और चीज़ें भी नज़र आएंगी, जैसे कि रूलर्स हैं, ग्रिड है। अगर आप रूलर्स देखना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको रूलर्स नज़र आएंगे, और अगर आप नहीं देखना चाहते तो आप रूलर्स को दोबारा क्लिक करेंगे, आपको नज़र नहीं आएंगे। रूलर्स में आपको मेजरमेंट्स नज़र आती हैं। गाइडलाइंस के ज़रिए आप या ग्रिड के ज़रिए आप देखें अपने पेज में कहीं भी काम कर सकते हैं और आपको ग्राफिकल
व्यू आता है, जैसे ग्राफ पेपर होता है उसी तरह आपको छोटे छोटे बॉक्सेस नज़र आएंगे ताकि आप एक्यूरेट काम कर सकें। पर अगर आपको ऐसा कोई काम नहीं करना जो नॉर्मली सिविल वर्क होता है या बड़ा बारीक बिनी वाला काम होता है, तो आप इसको ऑफ़ कर दें, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसी तरह आप रूलर्स को ऑन कर लें ताकि आपको आइडिया हो आप सफ़े किस हिस्से में काम कर रहे हैं। रूलर्स के बाद आपको गाइडलाइन नज़र आएगा। गाइडलाइंस इसलिए होती हैं कि आप जब काम कर रहे हों और आपको अलाइनमेंट का मसला आ रहा हो और आप चाहते हो कि कोई चीज़ जो है वो आउट ऑफ अलाइनमेंट ना रहे, तो आप राइट से भी यानी लेफ़्ट से भी एक गाइडलाइंस उठा सकते हैं रूलर से, और आप इसी तरह ऊपर से भी उठा सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ ये लाइन नज़र आए और साथ साथ हो, तो इसके लिए मैं गाइडलाइन को इस्तेमाल कर सकता हूँ ताकि चीज़ें एक तरतीब में रहें। इसमें अगर आप देखें तो आपको गाइडलाइंस का इस्तेमाल जब नहीं करना होता, आपने अलाइनमेंट कर ली है तो आपको डिस्टर्बेंस हो रही है, तो आप व्यू में जाके गाइडलाइन पे दोबारा क्लिक करेंगे तो गाइडलाइंस गायब हो गई हैं। इसी तरह व्यू के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया तमाम चीज़ों का ताल्लुक फ़ाइल को देखने से है, तो आपको कुछ और चीज़ें भी नज़र आएंगी, जैसे ब्लीड है, प्रिंटेबल एरिया है, ओवर प्रिंटेड ऑब्जेक्ट्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, वो भी आपको नज़र आएंगे। टेक्स्ट फ्रेम्स जो हैं वो भी नज़र आएंगे। स्नैप टू ग्रिड ये होता है कि अगर आप महसूस करते हैं कि जो गाइडलाइन आप बना रहे हैं, जो गाइडलाइन आपने ड्रॉ की है नज़र इसलिए नहीं आ रही गाइडलाइन क्योंकि हमने वहाँ से ऑफ़ की थी, तो आप इसको ऑन कर लें, अब आपको नज़र आएंगी। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको स्नैप टू ग्रिड के ज़रिए वो चीज़ बिल्कुल साथ अटैच हो जाए और उसमें कोई फ़र्क ना रहे, तो ये ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचेगी, जो गाइडलाइन है उसको स्नैप टू ग्रिड करेगी। इसको आप अगर जूम करके देखें तो आपको महसूस भी होगा कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो गाइडलाइन की तरफ खींच रहे हैं, ताकि ये एक्यूरेट अलाइनमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। ये देखें ये। तो अगर आप इसको ऑप्शन को डीसेलेक्ट कर देंगे, कंट्रोल वाई शॉर्टकट की है, तो अब आप देखें आप यू आर फ्री टू मूव, आप कहीं भी इसको मूव कर सकते हैं, बड़ा या दूर या नज़दीक। इसके बाद आप देखें आपको कुछ ऑप्शंस और नज़र आएंगे। स्नैप टू गाइडलाइन है, स्नैप टू ऑब्जेक्ट्स है, स्नैप टू रूलर सेटअप है, ग्रिड एंड रूलर सेटअप है। इसमें आप इसकी जो मेजरमेंट है वो चेंज कर सकते हैं, स्पेसिंग चेंज कर सकते हैं, तो इसमें आप ग्रिड लाइंस को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो इसका ताल्लुक बेसिकली जो है ऑप्शंस के साथ ही होता है इस तमाम का। अच्छा, इसके बाद आप देखें लेआउट में आपको पेज के मुतालिक जितनी चीज़ें हैं कि इसका प्रिंट कैसा आएगा, हम F4 कर लेते हैं ताकि पूरा पेज हमें प्रिंट एरिया नज़र आए। F4 F3 करके हम जूम आउट कर सकते हैं। हम गाइडलाइंस को भी ऑफ़ कर लेते हैं ताकि हमें डिस्टर्बेंस ना हो। अब आप देखिए आपको लेआउट के अंदर इंसर्ट पेज में कुछ चीज़ें नज़र आएंगी। अगर आप चाहते हैं कि आप मज़ीद पेजेस ऐड करना चाहते हैं, जिस तरह हमने 2 पेजेस ऐड किए हैं और हम उसको मज़ीद पेज ऐड करना चाहते हैं, तो आप लेआउट में इंसर्ट पेज करके और पेजेस भी ऐड कर सकते हैं। आप एट अ टाइम 2, 3, 4 पेजेस भी ऐड कर सकते हैं। हम इंसर्ट 3 पेजेस कह रहे हैं। अब आप देखें टाइटल के बाद पेज 2, 3, 4 और 5 भी आ चुके हैं। तो आप पेजेस को रीनेम भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके रीनेम कर लें, या लेआउट में जाके भी आप इसको रीनेम कर सकते हैं। इसको आप जो नाम देना चाहेंगे जिस पेज पे आप मौजूद हैं, मसलन हम कहते हैं स्टार्ट पेज, तो ये स्टार्ट हो गया, टाइटल के बाद स्टार्ट आ गया। तो इसी तरह आप वापस किसी पेज में मूव भी कर सकते हैं। लेआउट के बाद आप अगर ज़्यादा पेजेस हैं, डायरेक्ट किसी पेज पे जंप करना चाहते हैं, तो आप उस पेज का नंबर दे दें, वो डायरेक्ट उस पेज पे जंप करेगा। इसके बाद अगर आप देखें लेआउट पेजेस के बाद आपको पेज सेटअप भी इसके अंदर नज़र आएगा। पेज सेटअप में आप मुख्तलिफ साइज़ हैं जो नॉर्मली इस्तेमाल होते हैं पेजेस, वो लेटर, लीगल, A4, ये कुछ साइज़ हैं जो हम नॉर्मली आम दफ्तरों में या घरों में इस्तेमाल करते हैं। तो वो आप जो साइज़ देना चाहें, या इंचेस में या मिलीमीटर्स में, वो भी आप सेट कर सकते हैं। इसके बाद ओके कर देंगे तो साइज़ आपका पेज का उसके मुताबिक एडजस्ट हो जाएगा। इसके अलावा आप उसकी ओरिएंटेशन, कि आप लैंडस्केप में प्रिंट करना चाह रहे हैं, लंबाई के रुख में, या आप उसको अमूदी तौर पे वर्टिकली पोर्ट्रेट में आप उसको प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो वो भी आप इसमें डिसाइड करके उसकी ओरिएंटेशन भी
चेंज कर सकते हैं, लेआउट के अंदर भी, और डायरेक्ट जो हमारा होम पेज रिबन है इसके ऊपर भी आप चेंज कर सकते हैं। मिलीमीटर से आप इंचेस में भी यहाँ पे जो पेज का साइज़ है या जो आप यूनिट यूज़ करना चाह रहे हैं वो भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा जो बड़ा इम्पोर्टेंट एक हमारा मेन्यू है, उसको हम अरेंज बोलते हैं। तो जब तक आप चीज़ों को सेलेक्ट नहीं करेंगे उस वक्त तक वो देखें ऑफ नज़र आ रहा था। जब हमने सेलेक्ट कर लिया है तो वो ऑप्शंस जो हैं, कमांड्स जो हैं, वो हमें ओपन नज़र आ रही हैं, इस्तेमाल करने के लिए, यूज़ करने के लिए पॉसिबल नज़र आ रही हैं। इसमें आपने 2 या 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को जब आप सेलेक्ट करेंगे और अरेंज में जाएंगे और ट्रांसफॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं तो ये इसके साइजेस आपको बताएगा। इसके अलावा आप इसको रोटेट कर सकते हैं, एंगल पे चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें कंट्रोल Z करें, वापस आ जाएगा। स्क्यू कर सकते हैं, साइज़ चेंज कर सकते हैं। स्क्यू मैं करता हूँ मसलन 40 पे, तो वो देखें इसने इसको स्क्यू कर दिया। दोनों साइड्स पे आप इसको चेंज कर सकते हैं। आप डबल क्लिक करके इसकी मदद से भी आप इसको स्क्यू कर सकते हैं। अगर आप इसकी मदद से ना भी करें तो कंट्रोल Z करके हम इसको एसल शेप में ले आएंगे। इसके बाद आप देखें, हम अरेंज के बाद अगर आप नोट करें, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद अलाइनमेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये मुझे आइडिया नहीं है, ह्यूमन आई इसको एक्यूरेट नहीं देख सकती कि ये सेंटर में है कि नहीं है इस डब्बे के, इस बॉक्स के, तो आप इसको सेलेक्ट करके और शिफ्ट दबा के उसको भी सिलेक्ट कर लें, टेक्स्ट को। तो अब ये दोनों सेलेक्ट हो गए। अब आप इसको जब क्लिक करेंगे, अलाइनमेंट में जाके सेंटर कहेंगे, तो कंप्यूटर बिल्कुल एक्यूरेट जो है उसको उसके सेंटर में ले आएगा। ये देखें, जब मैं इसको ओके करूँगा तो उसके सेंटर में ले आएगा। अब आप देखें कि ये जो टेक्स्ट है ये बिल्कुल सेंटर में नहीं है, थोड़ा सा ऊपर है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसकी अलाइनमेंट जो है वो वर्टिकली भी बिल्कुल एक्यूरेट हो, तो आप इस पर क्लिक करके जब इस तरह ऑब्जेक्ट को इस साइड पे भी सेंटर में कहेंगे तो वो दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के सेंटर में आएंगे। क्योंकि शेडो वाला बॉक्स एक्स्ट्रा है, हमने उसको ग्रुप नहीं किया हुआ, इसलिए वो आपको महसूस हो रहा है कि उसके हिसाब से वो नहीं हुआ। अब अगर आप इसके हिसाब से करना चाहते हैं तो आप दोनों को सेलेक्ट करें, अरेंज करें, अलाइनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट करें, और दोनों का टाइम भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। वो उन दोनों चीज़ों को खुद ही ख्याल रख के सेंटर में कर देगा। तो इस साइड से भी सेंटर में है, वर्टिकली भी, हॉरिजेंटली भी और वर्टिकली भी। इसके बाद अगर आप देखें तो आपको अरेंज के अंदर ग्रुप नज़र आएगा। हम पहले इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा मूव करना चाहते हैं और उन्होंने इकट्ठा ही हर कहीं रहना है, तो आप उनको एक ही बार ग्रुप कर दें। इससे आपको बार बार जो है उनको आगे पीछे करने की ज़हमत नहीं करनी पड़ेगी, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। इसके बाद जब आप ग्रुप कर लेंगे तो उसके अगला मरला होता है चीज़ों को अनग्रुप करने का। ऐसी चीज़ें जो आप महसूस करते हैं कि आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, तो आप उनको अनग्रुप भी कर सकते हैं। जब आप उनको काम कर चुके हो तो आप उनको अनग्रुप भी कर सकते हैं। इसके बाद आप देखें, ग्रुप और अनग्रुप के बाद आप कंबाइन में आ जाएं। कंबाइन 2 या 2 चीज़ों को मिलाने के लिए होता है, इनके कलर्स ख़त्म हो जाते हैं जब आप कंबाइन कर देंगे। तो आप इसको ब्रेक अपार्ट भी कर सकते हैं। ग्रुप और कंबाइन 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। कंट्रोल Z करके आप इसको वापस देख सकते हैं कि ग्रुप और इनमें क्या फ़र्क है। अनग्रुप और ग्रुप के बाद आपने कंबाइन और ब्रेक अपार्ट है। उसके बाद लॉक ऑब्जेक्ट है। अगर आप चाहते हैं कि ये मूव ना हो कहीं भी क्लिक करने से, तो आप इसको लॉक कर सकते हैं। अगर आपने मूव करना हो तो दोबारा इस पर क्लिक करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा। अरेंज में ये कुछ बेसिक कमांड्स हैं। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट कमांड है कंट्रोल कर्व, इसको हम बोलते हैं कन्वर्ट टू कर्व। इसमें ये होता है कि अगर आपने जो काम कर लिया, आप चाहते हैं कि ये मज़ीद इसमें कोई चेंजिंग ना हो, या आप जब भी इसको कोई तब्दीली करें तो ये आसानी से हो जाए, तो आप इसको कंट्रोल कर्व कर देते हैं। मसलन ये फ़ॉन्ट साइज़ या फ़ॉन्ट का स्टाइल अगर आप देखते हैं कि जी ये ऐसा ही रहे, और ये कहीं भी जब हम इसको भेजें तो इसमें तब्दीली ना आए, तो आप इसको कंट्रोल क्यू कर देंगे या कंट्रोल कर्व कर देंगे। इसलिए जो है आप देखें कि ये चीज़ें अब ऑफ हो गई हैं, ऑप्शन अप्लाई हो गया है।
तो इसके ज़रिए आप जो है जब इसको कंट्रोल कर्व कर देंगे, कन्वर्ट टू कर्व कर देंगे, तो आप इसको कहीं भी किसी भी जगह पे मूव कर सकते हैं और वो एज अ ब्रेक ऑब्जेक्ट हर कहीं हर ऑब्जेक्ट जो है जाएगा। अगर आप शेप टूल में देखें, मैं कंट्रोल Z करता हूँ तो पहले शेप टूल जो है वो ऐसे काम कर रहा है इसी के ऊपर, और इसके बाद जब आप इसको हम कंट्रोल Q कर देते हैं तो अब आप देखें कि उसकी जो शेप है वो एक बिल्कुल ही उसने उसको जो लीस्ट या मैक्सिमम जितना वो शॉर्ट हो सकता है फॉर्म, उसमें उसने छोटे छोटे हिस्सों में आपने इसको कर्व कर दिए। तो कर्व करने के बाद आप उसकी शेप में बेसिक चेंजेस भी कर सकते हैं। ये शेप टूल है। शेप टूल में आपने कंट्रोल कर्व करने के बाद महसूस करेंगे कि बिल्कुल ही चीज़ें जो हैं वो शेप्स जो हैं वो अपने बेसिक लेवल पे कर्व हो गई हैं। अब उसके बाद आपको अफेक्ट्स में देखेंगे तो आपको कुछ ऑप्शन नज़र आएंगे। अफेक्ट्स का ताल्लुक ज़्यादातर जो है वो इमेजेस के साथ होता है। मिसाल के तौर पे ये एक इमेज है जो हमने इंपोर्ट किया था। हम अफेक्ट्स के ज़रिए इसके कलर्स वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। मसलन ब्राइटनेस हम इसकी बढ़ाते हैं, आप देखें इसमें जब प्रीव्यू करेंगे तो वो इस तरह नज़र आएगी, इस तरह नज़र आएगी। अब आप ओके जब करेंगे तो आपको वो चीज़ बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने उसकी ब्राइटनेस और कंट्रास्ट सेट किया उसी तरह नज़र आएगी। पर अगर आप चाहते हैं कि नहीं वो ब्राइटनेस या कंट्रास्ट में आपको प्रीव्यू में वो चीज़ नहीं सही महसूस हो रही, तो आप उसको रीअमेंड भी कर सकते हैं और उसको प्रीव्यू में चेक कर सकते हैं, और जब वो चीज़ आपको एक्यूरेट लगे जैसा आप चाह रहे हैं तो आप उसको ओके कर दें। अफेक्ट्स में तमाम चीज़ों का ताल्लुक, ज़्यादातर का ताल्लुक इमेज के साथ है। बिटमेप में भी चीज़ों का ताल्लुक ज़्यादातर इमेजेस के साथ ही। मसलन एक 3D इफ़ेक्ट है, हम इसको किसी भी तरह से इस तस्वीर को या किसी भी तस्वीर को जिस शेप में चाहें उस शेप में ला के ओके करेंगे तो ये देखें उसी तरह ये आपको महसूस होगा 3D इफ़ेक्ट इस पर लग चुका है। तो और भी कुछ ऑप्शंस हैं बिटमेप के अंदर, इसका ताल्लुक तस्वीरों के साथ है, पिक्चर्स के साथ है। ये इफ़ेक्ट जो है ग्राफिक्स पे काम नहीं करता बल्कि सिर्फ पिक्चर्स के लिए ही बनाया गया है। इसके बाद टेक्स्ट है। अगर आप चाहते हैं जो आपकी लिखाई है वो किसी ख़ास शेप के ऊपर एडजस्ट हो या उस शेप में वो नज़र आए जैसा कि आप के डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट है, तो आप उसके ऊपर क्लिक करके जब आप दोनों शेप्स को सेलेक्ट करेंगे, मसलन मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि ये हमें बाद में भी नज़र आए। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये इस सर्कल के ऊपर फिट हो जाए, तो मैं इसको सेलेक्ट करके जब फिट टेक्स्ट टू पाथ कहूँगा तो वो जिस शेप को भी आप सेलेक्ट करेंगे, पिक टूल उठाएंगे आप और उस पर क्लिक, पहले आप टेक्स्ट को क्लिक करें। अच्छा, हमने कर्व किया है अपने टेक्स्ट को, तो हम कोई नई चीज़ अगर लिख लें मसलन कैफ़े, क्योंकि कर्व करने के बाद जो है फिर टेक्स्ट टू पाथ अमूमन टेक्स्ट को नहीं किया जा सकता। तो आप इसको क्लिक करके जब मैं फिर टेक्स्ट टू पाथ कहूँगा तो ये देखें इसके ऊपर ये बिल्कुल जिस तरह की भी आप शेप होगी उसके मुताबिक ये आपकी टेक्स्ट जो है वो सेट हो जाएगा। उसके बाद आप शेप को डिलीट कर सकते हैं, सिलेक्ट करें और अपनी जो आपकी रिक्वायरमेंट है डिज़ाइन की उसके मुताबिक आप इसको वहाँ पे मूव भी कर सकते हैं। इसके बाद आप टेक्स्ट के अंदर कुछ और ऑप्शंस हैं। अगर आपको स्ट्रेट करना चाहते हैं, वापस असल हालत में लाना चाहते हैं, स्ट्रेट हो जाएगा। राइटिंग टूल्स हैं जिसमें स्पेल चेक है और बाकी चीज़ें हैं। इसके बाद आप टूल्स में आप आएँ तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिनका डायरेक्ट यूजेज नहीं होता बल्कि इनका ताल्लुक एडवांस यूज़र्स के साथ होता है। कलर मैनेजमेंट है, बाकी चीज़ें हैं, या कोरल ड्रा की अपनी सेटिंग है, कौन सी कलर्स आपको चाहिए होते हैं वो आप एडिट कर सकते हैं। इसके बाद ग्राफिक्स और सिंबल्स, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें आप मुख्तलिफ़ किस्म के सिंबल्स मौजूद हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। इनकी रेजोल्यूशन भी अच्छी होती है और आप इसको शेप टूल के ज़रिए एडिट भी, तब्दीली भी इसमें कर सकते हैं। मसलन आप इसको जब शेप टूल को यूज़ करेंगे तो इसके जो ऑलरेडी कर्व्ड है ये शेप, तो आपको महसूस होगा
कि आप इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी ज़रूरत के मुताबिक एडिटिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद आप इसमें कलर्स भी को दे सकते हैं सिर्फ सिंपली क्लिक करने से, और आउटलाइन भी इनकी आप चेंज कर सकते हैं। इसमें टूल्स में आपको यही मेन कमांड्स हैं जो मिलेंगी, मसलन सिंबल्स और ग्राफिक्स और इस तरह की चीज़ें हैं। विंडो में जब आप आएंगे तो इसका ताल्लुक जितनी भी फाइल्स आपने खोली हुई हैं, अगर आप उनका एक दूसरे को देख के कोई काम कॉपी या पेस्ट करना चाहते हैं या एक दूसरी फाइल का कंपैरिजन करना चाहते हैं, तो हम एक नई फाइल खोल लेते हैं न्यू करके। अब देखें आपकी 2 फाइल्स विंडो में आपको जितनी फाइल्स खुली हैं वो नज़र आएंगी। कैफ़े फाइल है, हमने अभी सेव की है, और एक ग्राफिक 1 है। तो आपको अगर दोनों फाइल एट अ टाइम देखनी है तो आप टाइल हॉरिजेंटली कर देंगे तो वो आपको फाइल नीचे और वो ऊपर वाली दोनों नज़र आएंगी। अगर मैं इसको बंद करना चाहता हूँ तो आप दोबारा इसको एक फ़ाइल को व्यू कर सकते हैं। इसी तरह कुछ कलर पैलेट्स हैं जो आप ऐड करना चाहें, जिनकी ज़रूरत हो, डॉकर्स हैं, टूल बार्स हैं कुछ एक्स्ट्रा जो आपकी ज़रूरत के मुताबिक आप हों इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप तमाम फाइल्स को क्लोज़ ऑल करके क्लोज़ भी कर सकते हैं, और रिफ़्रेश विंडो के ज़रिए आप दोबारा जो कलर्स हैं उनको अपनी ज़रूरत के मुताबिक ये विंडो को रिफ़्रेश कर सकते हैं अगर कोई कलर्स मिस हो रहे हैं या आपको रेजोल्यूशन में थोड़ा डिफरेंस महसूस हो रहा है। हेल्प में आपको मुख्तलिफ़ टॉपिक्स मिलेंगे, और आपको ये जो एक अच्छा ऑप्शन है कि अगर आपको किसी टूल की समझ नहीं आ रही तो आप देखें कि इसके साथ एक इंटेरोगेशन साइन नज़र आएगा आपको, जिस पे भी आप क्लिक करेंगे तो आपको वो चीज़ जो है उसके बारे में वो डिटेल दे देगा। तो ये बहुत अच्छा फ़ीचर है। आप इसको किसी भी कमांड के ऊपर क्लिक करके ले जाएंगे तो वो आपको उसके बारे में तफसील से तमाम तफसीलात फराहम कर देगा। तो उम्मीद है आपको कोरल ड्रा की जो बेसिक चीज़ें हैं वो तमाम पता चल गई होंगी। प्रैक्टिस करने से आप मज़ीद चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख सकेंगे। आप हमारी वेबसाइट पे भी हमें विज़िट कर सकते हैं। इस तमाम प्रोग्राम्स के और दूसरे सॉफ्टवेयर्स के आप आसान नोट्स भी हासिल कर सकते हैं। असाइनमेंट्स भी आपको हम ऑनलाइन प्रोवाइड कर सकते हैं। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके हमारे से मज़ीद वीडियोस जो हैं और अपडेटेड वीडियोस जो हैं वो भी ले सकते हैं और हासिल कर सकते हैं। वीडियो लेक्चर्स देखने के बाद अगर आप किसी भी किस्म की अमलन रहनुमाई चाहते हों तो आप मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हमारे पार्टनर इदारों से मुकम्मल फ्री रहनुमाई हासिल कर सकेंगे। इन इदारों की फहरिस्त हमारी वेबसाइट पर मौजूद है। अमलन रहनुमाई के अलावा आप असाइनमेंट्स, आसान नोट्स वगैरह भी हासिल कर सकेंगे, जबकि कोर्स को समझने और मुकम्मल करने के बाद आप गवर्नमेंट से मंजूर शुदा असनाद भी हासिल कर सकते हैं। इन असनाद या सर्टिफिकेट्स पर आप किसी भी किस्म की गवर्नमेंट जॉब या निजी जॉब करने के अहल होंगे। किसी भी तरह की मालूमात के लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 0334344464 पर कॉल या SMS कर सकते हैं। ilmeasy.com